हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी का वेक्टर एजुकेटर के चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हो कि आज एक नया टॉपिक मैंने चूज किया जिसका नाम है रोटेशनल बैरियर एनर्जी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरबीई बोलते हैं। कई बार भूले भटके ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार आपको ऐसा कंपाउंड दे दिया जाता है जहां पे आपको स्टेबिलिटी से थोड़ा हटके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन क्या होता है, बना होता है स्टेबिलिटी पे, एक्चुअली राइट नाउ बना होता है क्वेश्चन स्टेबिलिटी पे, लेकिन वो क्या बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी को बदल करके वो आपसे पूछ लेते हैं आरबीई बताओ। आरबी मतलब होता है रोटेशनल बैरियर एनर्जी। ये कैसे डिसाइड होता है, बेसिकली बहुत ही सिंपल सा टर्मिनोलॉजी होता है जो कि स्टेबिलिटी पे टेंड्स आउट होता है। आपकी स्टेबिलिटी से आप आरबी को कैलकुलेट कर सकते हो। आरबी निकालना बहुत आसान है अगर आपको स्टेबिलिटी वाला टर्मिनोलॉजी समझ में आता है। स्टेबिलिटी मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अल्फा कार्बन पे एच वाला, ये सारे टर्मिनोलॉजी छोटे छोटे जो अगर आपको समझ में आ जाए तो आरबी को कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है, जो कि नॉर्मली पूछा जाता है। तो आरबी एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको बता दूं। आरबी जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं। एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है CH3, दैट इज CH3 एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट, एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब हमको एक बात ये पक्का पता है, आपको लोगों को पता है ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये एल्काइन है, बहुत सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है, सबको पता है। तो क्या होता क्या, अगर हम मान लो, जैसे कि मान लीजिए अपने पास ये कंपाउंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस कंपाउंड को क्या कर रहे हैं हम, इसको फिक्स कर दे रहे हैं। देख मैंने क्या किया, इसको फिक्स कर रहे हैं और इस एक्सिस के अलॉन्ग, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, आपसे सिंगल बॉन्ड एक्सिस के अलॉन्ग, इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो ये बहुत आसानी से घूम जाएगा, जैसे कि मार्कर दैट इज दिस वन। इसको मैंने फिक्स कर दिया, इस पार्ट को मैंने क्या किया, फिक्स किया, दिस वन। अब आप यहां से क्या कर सकते हो, इसको रोटेट कर सकते हो। देखो घूम रहा है, यानी सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन बहुत आसान हो जाता है। यानी कि अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो उस कंपाउंड को रोटेट कराना, फिक्स पॉइंट के अलोंग अगर रोटेट करना हमारे लिए बहुत आसान बात हो जाएगा। तो यानी कि इसको घुमाने में हमें कम एनर्जी लगेगी। मान लीजिए हमारे पास, अगर मान लो यहां पे एक एनर्जी लेवल है, मान लो मैंने इसको दिया नाम E1, राइट, क्या नाम दिया इसका, E1, ठीक है। मान लो ऐसे मैंने दिया, मतलब E1 एनर्जी लगी इसको रोटेट कराने में, हमें नहीं पता कितनी लगी, दैट इज फैक्चुअली। अगर कॉम्प्लेक्स डेटा के हिसाब से आप जाओ, अगर डेटा आप इसका देखो तो सिंगल बॉन्ड को रोटेट कराने के लिए जो नॉर्मल एनर्जी लगती है वो 360 से लेकर 365 किलो जूल पर मोल के अप्रॉक्सीमेटेड आती है, राइट। सिंगल बॉन्ड को अगर अराउंड हम घुमाते हैं तो इतना थ्योरेटिकल डेटाज है, नॉर्मली ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, इतना एनर्जी लगता है, ठीक है। एक पॉइंट को, एक पिवट पॉइंट को फिक्स करके एक सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या करना, हमें एटम को घुमाना, दैट इज इस कंपाउंड को आप रोटेट कर सकते हो, जो कि रोटेट करना बहुत आसान है। मान लो उसमें E1 एनर्जी लगी, राइट। क्वेश्चन कैसे आता है वो आप देखो ध्यान से। अब हम आते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड के अलाउंग, ठीक है। ये अब डबल बॉन्ड के अलाउंग क्या रोटेशन पॉसिबल होता है क्या, आप जैसे इसको दोनों को फिक्स कर दो, अब आप इसको रोटेट करोगे ना तो ये वाला इसके ऊपर ओवरराइट होकर के इसको रोकेगा, मतलब आपका रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। रोटेशन तभी हो सकेगा जब आप एक बॉन्ड को ब्रेक कर दो। आप इसको क्या करो, इतनी एनर्जी दे दो कि इसमें से कोई एक बॉन्ड ब्रेक कर जाए आसानी से। अगर बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो हमारा रोटेशन पॉसिबल है, यानी कि इतनी एनर्जी हमको इसमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि ये रोटेशन पॉसिबल हो। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड है, E2। इसका मतलब सर एक बात तो क्लियर है, यहाँ रोटेशन थोड़ा आसानी से हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ये चीज एकदम फैक्ट है कि E1 में कम एनर्जी, यानी पहले एलिमेंट में हमें कम एनर्जी लगेगी, लेकिन दूसरे वाले में बॉन्ड को ब्रेक करने में हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। आपको मैंने बॉन्ड ऑर्डर में भी सिखाया था कि नंबर ऑफ बॉन्ड के बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। आप सोचो कि अगर एक लकड़ी है लंबी से, उसको ब्रेक करना आसान हो जाता है। आप दो लकड़ी को एक साथ अगर आप देखो तो थोड़ा मजबूत हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। 3 को आप यूज करोगे, 4 को, 5 को, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आप उसको ब्रेक नहीं कर पाओगे, राइट। तो बस वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या होता है, E2 थ्योरेटिकली इसको ब्रेक करने में जो अप्रॉक्सीमेटेड एनर्जी आती है वो 586 अप्रॉक्सीमेटेड किलो जूल पर मोल, इतना ही आता है, ठीक है। इसी के 580 to 580 से लेकर के 586 से अप्रॉक्सीमेटेड डोमिनेट करती है एनर्जी डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। अब बात आती है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं, आपकी स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है, टेंस आउट कर रही है, राइट। लेकिन एक बात यहाँ पे आप ट्रिपल बॉन्ड को देखोगे तो सर यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है। इसका मतलब एक बात एकदम क्लियर है कि इस कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए हमें डबल बॉन्ड वाले से ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, ये बात एकदम क्लियर है कि आप जो अभी तक यहाँ पे एनर्जी दे रहे थे, यहाँ पे एनर्जी दे रहे थे, उससे ज्यादा एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपके क्या है, बहुत ज्यादा है। और ज्यादा बॉन्ड होंगे तो आपको हर एक बॉन्ड को एक बार ब्रेक करना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेटेड जो यहाँ पे एनर्जी होती है 861 किलो जूल की अप्रॉक्सीमेट डोमिनेट करती है, घूमती इर्द गिर्द घूमती रहती है। यानी ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें इतनी एनर्जी एटलीस्ट चाहिए, वो 861 किलो जूल पर मोल के अप्रॉक्स डेटा चाहिए होगा। तो यानी एक बात क्लियर हो गया कि किसी भी एक कंपाउंड को फिक्स करके दूसरे कंपाउंड के अलॉन्ग, हम सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग जो एटम को रोटेट कराने के लिए जो एनर्जी देते हैं ना, उसी को आरबीई बोलते हैं। अब हमें कितनी एनर्जी देनी है वो डिपेंड करता है कि हमारे एटम, हमारा जो कंपाउंड है वो कैसा है तो एग्जैक्टली कंपाउंड कैसा है वो डिपेंड करेगा उसकी स्टेबिलिटी पे। कंपाउंड जितना ज्यादा अपने आप को स्टेबलाइज करेगा या स्टेबल होगा, उसको ब्रेक करना, उसको रोटेट करा के हमें कंपाउंड में कन्वर्ट करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, आप इससे इस चीज को समझ सकते हैं। देखो मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल बताया, दैट इज मैंने यहां पे एग्जांपल लिखा, दैट इज साइक्लोहेक्सेन एंड दिस वन, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे एक वो लगा दिया, ठीक है। यू विल सी इज देयर अगेन, ऐसे करके मैंने यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए।
एवरीबॉडी इज नोन व्हिच कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल, अल्फा कार्बन पे एच। कॉन्सेप्ट में पढ़ा रखा हूं, अल्फा कार्बन पे एच कैसे काउंट होगी वो आप वीडियो देख सकते हो। सर बेसिकली आप देखे जाए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसी की है, थर्ड वन, राइट, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, अल्फा कार्बन पे एच होता है, वो ज्यादा है इसमें, इसमें कम है, उसके सबसे कम इसमें है, ठीक है। तो मान लो इसको ब्रेक करने में हमें E1 लगा, इसको ब्रेक करने में हमें मान लो E2 लगा, इसको ब्रेक करने में हमें E3 लगा। तो हमें ये पता है कि जो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है उसको हमें ब्रेक करने में, उसको हमें अनस्टेबल करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा काम करना पड़ता है। तो ये कंपाउंड ऑलरेडी बहुत स्टेबल है। अल्फा कार्बन पे एच आप देखोगे, काउंट कर दे रहा हूं मैंने, यहाँ पे 2 + 2 कितने अल्फा कार्बन पे 4H है। यहाँ पे आप देखोगे 2 + 2 + 3 3 2 5 5 2 7, राइट, यहाँ पे 10, ठीक है, 3 + 3 6 एंड 4 इधर 2 and 2, 10 अल्फा एच है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है। तो राइट, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल आपका स्ट्रक्चर कौन सा? सर ये वाला। यानी अगर ये स्टेबल है तो इसको ब्रेक करने में हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, राइट, ठीक है, आप सही सोच रहे हो। जो कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल है, ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म है, आपको इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी स्टेबलाइज है। अब इनको हमें ब्रेक करना है तो इनको रोटेट, यानी एक्स एक्सिस के अलावा हमें क्या करना है? रोटेशन चाहिए। हमको क्या करना है? रोटेट कराना है। तो हमें रोटेशन जो कराने के लिए जो एनर्जी देना है ना, वो किसमें ज्यादा लगेगी, ये बात, ये कॉन्सेप्ट है, यही हमको बताना है कि हमें किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी रोटेट कराएं। अगर हम कंपाउंड को रोटेट कराएं सिंगल बॉन्ड के राउंड, तो हमें किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी? तो जो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, सिंपल सी बात है। कोई आदमी अगर बहुत ज्यादा स्टेबल है तो उसको हिलाने में बहुत तकलीफ होगी ना। आप बहुत ज्यादा, एक हैवी आदमी बैठा हुआ, बहुत ज्यादा मोटा आदमी बैठा हुआ, एक पतला मेरे जैसा अगर बैठा है, तो मैं तो बहुत आसानी से हिल जाऊंगा, लेकिन मोटे आदमी क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं, राइट, उनकी ग्रेविटी ज्यादा काम करती है, राइट। तो बस यही चीज यहाँ पे है, ये कंपाउंड ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टेबल है। अल्फा कार्बन एच, दैट इज अल्फा कार्बन एच, दैट इज अल्फा कार्बन एच। तो इसमें एनर्जी हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी। आफ्टर दैट गोज ऑन दिस वन एंड दिस वन। अगर हम एनर्जी का रूट लिखें तो किसमें एनर्जी जाएगी? E3 में सबसे ज्यादा लगेगी सर रोटेट कराने में, फिर E2, फिर E1। ये RBE का आपका ऑर्डर हो जाएगा, रोटेशन बैनियन एनर्जी। कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया एग्जैक्टली, जैसा कि आप जान रहे हो। तो RBE का एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा, सर ये ज्यादा स्टेबल है, इसको रोटेट कराने में हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो दैट इज गोज डाउन E3, E2 एंड E1। इसमें E3 एनर्जी लगी, इसमें कितनी एनर्जी लगी? E2 लगी, इसमें कितनी लगी? E1 लगी। तो आपने कैसे चेक किया? बेसिकली इसको चेक किया गया सर इसकी स्टेबिलिटी से। स्टेबिलिटी कहां से लेके? अल्फा कार्बन के एच से, क्योंकि डबल बॉन्ड लगा है और डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी अल्फा कार्बन से एच से चेक की जाती है, राइट। तो बहुत आसान था ये चीज। अच्छा ठीक है, आपने ये क्वेश्चन बताया, ऐसे किया। तो अगर मान लो कि हम ये नॉर्मल डेटाबेस है, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं जो कि स्टेबिलिटी पे ही होते हैं, बट वो एक चीज पूछ करके क्या करता है, आपसे दो चीज जान लेता है। आपको ये नॉलेज आ जाती है कि आपको स्टेबिलिटी आती है कि नहीं। अगर आपको स्टेबिलिटी नहीं आती तो आप RBE गलत निकालने वाले हो। ये तो फैक्ट है कि अगर आप ये क्वेश्चन तभी आप लगा पाओगे जब अल्फा कार्बन एच आएगा, अल्फा कार्बन एच का कॉन्सेप्ट आएगा, तब आप RBE निकाल पाओगे। यानी कि एक तीर से दो निशाना वो लगाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि उसमें काफी चीजें आ जाती है एक साथ, क्योंकि उन्हें कोर्स भी तो कोर्स का भी लेवल का पूछना होता है, तो ऐसा ही क्वेश्चन डिजाइन करेंगे, राइट। मान लो मैंने क्वेश्चन ऐसा कुछ लिखा, मान लीजिए दिस वन, इज देयर। मान लीजिए आपके पास ऐसा उन्हें कोई कंपाउंड डिजाइन किया, दैट इज CH3 एंड गोज टू CH3 एंड दिस वन, राइट। अगेन नेक्स्ट वन इसी से रिलेटेड है। You will write is the CH3, H and H. You will write then again C, H, H and goes on methyl and methyl. Okay, fine. ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए, राइट। एवरी वाली क्वेश्चन इज रिटन देयर। आप देख सकते हो ऐसा कुछ इसमें कंपाउंड लिखा हुआ है। अब मान लो इसमें एनर्जी हमें पता नहीं है सर, E1 आया, इसमें एनर्जी आया E2 एंड दोस गोज ऑन A3, राइट। ये कॉन्सेप्ट है। अब हमें पूछा गया है कि इस कंपाउंड जो आप में दिया गया है किसमें RBE ज्यादा होगा। सर एक कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जो मैं बताया नहीं, मैं आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर का वीडियो बनाने वाला हूं, तो मैं आपको वहां पे डायरेक्टली बताऊंगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कैसे करते हैं और कैसे उसके कई इंप्लीमेंटेशन है। साइक्लोएल्काडाइन कंपाउंड होता है, या फिर आपका डबल बॉन्ड सिस्टम होता है, या रिंग सिस्टम होता है, या साइक्लोज कंपाउंड होते हैं, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बहुत आसान होता है। ट्रिक से मैं बता दूंगा आपको, वो आसानी समझ में आएगा। लेकिन अभी एक चीज आपको याद रखना है कि जब दो टाइप के सेम ग्रुप एक ही साइड में लगे हो, राइट, दिस वन एंड दिस वन बोथ आर सेम साइड, दैट इज नोन व्हाट? सिस फॉर्म। बस जनरल नॉलेज के लिए आप याद रखो अभी फिलहाल। तो वैसे तो बहुत आसान है, सबको पता होता है। गोज ऑन अपोजिट साइड, ठीक है ना। ये दोनों सेम ग्रुप एक दूसरे से अपोजिट चले गए, दैट इज गोज ऑन ट्रांसफॉर्म। अब आपको इसको नहीं, इसमें कुछ सिस ट्रांस आप नहीं निकालना है, ठीक है। आप इसी दोनों को भी कंपेयर करना है। होता क्या है, आप सभी को पता है कि ट्रांसफॉर्मर ऑलवेज स्टेबल देन द सिस फॉर्म, बिकॉज बल्कि ग्रुप जो है उससे काफी दूर लगे हुए हैं। यहाँ पे बल्कि ग्रुप एक साथ पास लगे हैं, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्सन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ओके, दिस वन बिकॉज बल्कि ग्रुप इज गोज ऑन अपोजिट, ठीक है। एक मिथाइल उधर लगा हुआ है, एक मिथाइल इधर लगा हुआ है, तो इतना बात क्लियर हो गया सर कि ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, ये कंपाउंड कम स्टेबल है, यानी इसकी एनर्जी तो ज्यादा होने वाली है। ये बात सही है, यानी कि सर ये बात फैक्ट है कि E2 इज ग्रेटर देन E1, राइट, क्योंकि ज्यादा स्टेबल है।
ट्रांस को आपको ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा, आप ब्रेक नहीं कर पाओगे। ये इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑलरेडी एनर्जी बढ़ी हुई, बहुत आसानी से रोटेट कर जाएगा। तो आरबी किसकी ज्यादा होगी सर? इसकी ज्यादा होगी, इसकी, राइट। अच्छा, इन भाई साहब में ऐसा क्या अनोखा है? कुछ अनोखा नहीं है। ये कंपाउंड जो है ऑलरेडी क्या होता है इसमें एनायन, नंबर ऑफ एनायन एक्चुअली होता क्या है, आपको स्टेबिलिटी अभी नहीं पढ़ा है मैंने एग्जैक्टली। जैसे कि आपको पता है कि अगर प्लस चार्ज होता है कार्बोकैटायन तो टर्सरी ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है। अगर आपके पास एनायनिक फॉर्म होता है, एनायंस जनरेट होते हैं, तो उसमें प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी होता है, टर्सरी। तो इसमें जब हाइड्रोजन यहां से निकलता है, राइट, अब मैं करके बता दे रहा हूं। मान लीजिए मैंने ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, मैंने हाइड्रोजन निकाला, यहाँ पे माइनस चार्ज आपके पास आया, मान लो, ठीक है। आपके पास क्या है? माइनस चार्ज, राइट। अब माइनस चार्ज क्या होता है? डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, ध्यान से देखो कैसे सर, ऐसे, ठीक है, ऐसे कॉन्जुगेशन कर गया। तो इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करो, जरा डिजाइन करो, हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। एंड दिस वन ऐसे डबल बॉन्ड आएगा, एंड ये दिस वन गोज ऑन माइनस चार्ज, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, राइट। यहाँ पे ये लगा हुआ है, और 1 2 3 एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है सर, आपने बना दिया। अच्छा, आप इसमें से किसी एक को कंपेयर कर सकते हो इसके साथ, डजंट मैटर। आप इसका अगर एनायनिक फॉर्म खींचोगे तो इसका जब एनायन खींचोगे आप ना, तो ये क्या बनाएगा? सेकेंडरी बनाएगा। आप इसका एनायन खींचोगे ना, ये भी सेकेंडरी बनाएगा, क्योंकि एनायनिक फॉर्म में माइनस चार्ज है। तो माइनस चार्ज में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है सर? प्राइमरी। अब इसका जब स्ट्रक्चर आपने डिजाइन किया तो ये प्राइमरी कार्बन आयन बना। कौन सा बना? प्राइमरी। लेकिन इन दोनों का जब आप स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे सर, सेकेंडरी कार्बन आयन बना। तो इसका कंपेयर, ये सबसे अलग पैटर्न हो गया, ये पैटर्न अलग हो गया। तो इसको तो सेकेंडरी कार्बन आयन दोनों में बना ना, तो आप इस तरह से स्टेबिलिटी नहीं चेक कर सकते, क्योंकि दोनों तो बराबर हो गए। तो आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सिस एंड ट्रांस, इसीलिए मैंने इसको एक साथ कंपेयर किया। ट्रांस ऑलवेज ग्रेटर स्टेबल देन द सिस, इसलिए E2 एनर्जी जो लगेगी ट्रांस की ज्यादा लगेगी और सिस में कम लगेगी, क्योंकि कार्बन आयन अगर इसमें बनाना शुरू किया तो आपका सेकेंडरी बनेगा दोनों साइड में। आप करके देख लो, यहां से कहीं भी एनायन निकालोगे, चार्ज घूम करके यहां जाएगा, या फिर यहां, दोनों तो सेकेंडरी है ना भाई, दोनों सेकेंडरी हो जाएंगे। लेकिन इसमें जब आप इसका कार्बन आयन खींचोगे ना, तो खींचने के बाद कहां बनेगा? प्राइमरी, राइट, प्राइमरी सिंगल कार्बन है, उसी के ऊपर माइनस चार्ज है। तो प्राइमरी कार्बन आयन ह्यूज स्टेबल देन द सेकेंडरी। तो इसका मतलब ये तो सर बहुत स्टेबल है, यानी इसका तो E3 तो बहुत ज्यादा होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, इन सबसे ज्यादा होने वाला है। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? E3 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E1। यानी कि एक चीज सर कॉमन हमको पता चल गई कि स्टेबिलिटी का सारा फंडा है यहाँ पे। स्टेबिलिटी अगर आपको अच्छे से आती है तो आप आरबी आसानी से कैलकुलेट कर लेते हो। कई बार एग्जामिनर पेपर बनाते समय यहाँ पे इनका ध्यान चला जाता है, और ये इतना छोटा टॉपिक होता है कि हम जानकर भी इस पे ध्यान नहीं देते। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो बेहद आसान होता है इस चीज को टैकल आउट करना, कि कैसे आप कर पाते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि ये था, अब इसको आपको पता चल गया कि मैंने क्या बताना चाहता, कि इसकी स्टेबिलिटी आपको पता होगी, स्टेबिलिटी से ही आप आरबी कैलकुलेट कर पाओगे। ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए। आप हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी पे ही है, एग्जैक्टली स्टेबिलिटी पे है। तो उसको हम देखते हैं कैसे वो ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पे, ओके, आई विल सीज देयर। अच्छा, यहाँ पे, ओके, ठीक है। मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट, एक कंपाउंड, बट दैट इज अ कंपेयर टू एनर्जी एज वेल। तो 2-3 कंपाउंड हम लिखने वाले हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा OCH3 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। इसके पास आपको पता है लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर, ठीक है। मान लीजिए इन्हीं दोनों में हमें कंपेयर करना हो, एनर्जी कंपेयर करनी है, राइट, दिस वन, ओके। सर बहुत आसान है यहाँ पे कंपेयर करना, बहुत आसान है। बहुत आसान कैसे है? ये कंपाउंड जरा देखो, ठीक है। इसमें अब देखो होता क्या है, एक्चुअली ये रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए मैंने इसको रेजोनेट कराया, दैट इज व्हाट्स गोइंग ऑन, लोन पेयर है, ये इधर घूम गया, ये वाला ऐसे घूम गया मान लीजिए, तो हुआ क्या यहाँ पे? OCH3 दैट इज अ डबल बॉन्ड C माइनस, ठीक है। यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे O के ऊपर प्लस आएगा। इतनी बात मुझे समझ में आई, राइट। आपने रेजोनेंस कराया, ये कंपाउंड बन गया। अब ये रेजोनेंस अल्टरनेट होता रहेगा, लगातार होता रहेगा, लगातार कंटिन्यूअसली होता रहेगा। तो इसमें परमानेंट पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। कैसा कैरेक्टर आएगा सर? पार्शियल डबल बॉन्ड। कभी परमानेंट डबल बॉन्ड नहीं आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ड्यू टू द रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस हो रहा है, स्टेबिलिटी है, ठीक है, लेकिन रेजोनेंस की स्टेबिलिटी की वजह से इसमें सर पार्शियल डबल बॉन्ड, अब ये वापस से फिर रेजोनेट कर जाएगा, फिर से वापस से रेजोनेट, यानी रेजोनेंस होने से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पैदा होगा, यहाँ पे जनरेट होगा, राइट, एक्सप्लोर होगा। बट यहाँ पे ऐसा कोई रेजोनेंस है क्या? नहीं है। यहाँ तो परमानेंट डबल बॉन्ड ही रहने वाला है, आपको इसको ब्रेक करना ही पड़ेगा। यहां तो मान लो रेजोनेट होकर के यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल, डबल सिंगल बन जा रहा है, फिर रेजोनेंस होकर के डबल सिंगल डबल और डबल जो है चार्ज में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये कन्वर्जन अपने आप हो रहा है ड्यू टू द रेजोनेंस। लेकिन यहाँ ऐसा कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस काम नहीं करता। यहाँ तो आप जो एनर्जी दोगे उसी से बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, जो कि 586 से अप्रॉक्स होता है। यहाँ तो परमानेंट डबल बॉन्ड है ऑलरेडी,
इसका मतलब है यहां पे तो कोई रेजोनेंस काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ना। दैट इज अगर मान लो इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, ये तो रेजोनेंस की वजह रेजोनेंस हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहे हैं, रेजोनेंस से हो गए स्टेबलाइज हो जा रहे हैं। फिर ये स्टेबलाइज होने के साथ साथ इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है, परमानेंट डबल बॉन्ड नहीं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। यहां तो परमानेंट डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर भी होता है और डबल बॉन्ड का भी कैरेक्टर है, लेकिन यहां तो परमानेंट डबल बॉन्ड का ही कैरेक्टर जनरेट होगा, जिसको ब्रेक करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए E1 की एनर्जी क्या हो जाएगी, E2 से ज्यादा हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट था, ये भी इनस्टेबिलिटी का है, ये भी याद रखिए। और ये भी आप समझो कि कोई कंपाउंड जो पहले से डिजाइन किया हो, पहले से स्टेबल हो, तो उसमें कॉन्सेप्ट अपने क्या होता है, जो पहले से स्टेबल हो। लेकिन यहां पे कंपाउंड क्या अपने को स्टेबलाइज कर रहा है ना, तो स्टेबलाइज कर रहा है तो वो जल्दी से रिजोनेट कर जाएगा, और जल्दी से रिजोनेट कर जाएगा तो आपको कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये तो टेंस होती है, तो स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है कि यहां पे डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांजिट कर जाएगा, आसानी से ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि आप थोड़ा सा भी एनर्जी दे दोगे ना, थोड़ा सा एकदम, तब भी वो ट्रांजिट कर जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है ड्यू टू द रेजोनेंस। लेकिन यहां तो कोई स्टेबलाइजेशन है ही नहीं ना, यहां तो कोई रेजोनेंस नहीं है, तो रेजोनेंस नहीं है तो क्या करोगे, कैसे ब्रेक करोगे, यू गिव द एनर्जी, तो आपको एनर्जी यहां पे प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन यहां एनर्जी ज्यादा लगेगी और यहां थोड़ी एनर्जी लगेगी, थोड़ी, तो आरबी कहां ज्यादा लग रही है, यानी कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगी कहां ज्यादा, सर डबल बॉन्ड में, क्योंकि यहां रेजोनेंस जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, यहां रेजोनेंस ही अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा था। तो रेजोनेंस होने से कंपाउंड स्टेबलाइज होता है ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो हमेशा रेजोनेंस चलता रहता है, इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होता है, चार्ज गैदर नहीं हो पाता एक जगह, पूरे मॉलिक्यूल में ट्रांजिट रहता है, तो वो आसानी से हो जाती है, ये अपने आप स्पॉन्टेनियस हो रहा है। अब थोड़ा सा अगर आप एनर्जी दोगे हल्की सी, बहुत थोड़ी सी, तो और तेजी से ट्रांजिट हो जाएगा, तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करना स्टार्ट कर देगा रेजोनेंस से, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। लेकिन यहां पे तो हमेशा परमानेंट डबल बॉन्ड कैरेक्टर ही रहने वाला है, यहां पे परमानेंट डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने वाला है, इसलिए इसकी E1 की एनर्जी E2 से ज्यादा होगी। ये भी इस तरह के क्वेश्चन कई बार है, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है, मैं आपको डिजाइन कर रहा हूं, ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं, तो वो हमेशा आप स्टेबिलिटी को ध्यान में रखा करिए। कोई कंपाउंड पहले से अगर स्टेबल बना के दिया गया है तो उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अगर मान लो वहां पे रेजोनेंस स्टार्ट हो गया ना, तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस से मॉलिक्यूल एटम्स कंपाउंड अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं, तो स्टेबलाइज करेंगे तो उसमें एनर्जी हमें कहां लगाने की जरूरत है, वो तो अपने आप रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है ना, तो आपको एनर्जी ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, तो उससे आरबी वैसे ही कम होने वाला है। जिसमें कोई बिल्कुल रेजोनेंस नहीं हो रहा है, परमानेंट डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, आप वो रेजोनेंस से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट कर रहे हो, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो कहीं ना कहीं कभी-कभी उतनी एनर्जी नहीं लगेगी, मान लो रोटेट कर जाएगा, लेकिन डबल बॉन्ड को आपको रोटेट नहीं करना होगा, आपको उसको ब्रेक करना होगा, तब आप रोटेट कर पाओगे। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन डिजाइन करता हूं, यू विल सी इज देयर, कंपेयर करना है हमें एनर्जी को, राइट, यू विल सी, जैसे कि मान लीजिए यहां पे ऐसा है, सॉरी बेंजीन है, ऐसे नहीं बनाते, देखिए, ठीक है, ये ऐसे बनाया मैंने, ठीक है, दिस वन। नेक्स्ट वन, अगर हम फिर से इसको बनाते हैं, ऐसा कुछ बना ले, ठीक है, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, राइट, इस तरह से बना लेते हैं, यहाँ पे H लगा देंगे और यहाँ पे H लगा देंगे। अगेन यू विल सी द डिफरेंट स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर है, हम उसमें कैलकुलेट करेंगे कैसे एनर्जी निकलती है, ठीक है, ये दिस वन, इसको ऐसे करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जनरेट करेंगे, एंड गोज राइट नाउ दिस वन, ओके फाइन, ये क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन डिजाइन किया है, और यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकिंग कैसे करें, मैंने बॉन्ड को ब्रेक करके भी ऐसे दिया है, आपको दिया गया है कि बॉन्ड को इसी तरह से, इसी फॉर्मेट में आपको ब्रेक करना है, एंड गोज टू E1 E2 एंड E3, ओके फाइन। रोटेशनल आरबी निकालना है, किसकी आरबी ज्यादा है, किसकी आरबी कम है, ठीक है, विच इज मोस्ट आरबी रिक्वायर्ड। तो इन दिए गए कंपाउंड में किसकी रोटेशनल बैरियर एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर है, बट यू विल व्हाट विल इज गोइंग राइट नाउ। यहां से क्या आपको ब्रेक हुआ बॉन्ड, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इतना तो आपको पता है, माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ओके फाइन, इतना सबको जनरल पता होता है कि इलेक्ट्रॉन विल बी गोज डाउन दिस वन, दिस साइड, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हुए इधर, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांजिट हुए इधर, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांजिट हुए इधर, माइनस चार्ज है, ओके। तो बेसिकली पहला स्ट्रक्चर छोड़िए, इन दोनों की जरा बात कर ले, इन दोनों की बात कर ले, क्या खास बात है। अब जरा इन भाई साहब में तो बहुत ही खास है, राइट, व्हाट इज गोइंग राइट नाउ दिस वन, यहाँ पे लोन पेयर है सर, हंसते हुए लोन पेयर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ऐसे कुछ, ओके। तो दिस विल इलेक्ट्रॉन डोनेट, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ पे, और आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, बेंजीन है। तो ये जो लोन पेयर है, यहाँ पे रेजोनेंस इसके थ्रू हो रहा है, और यहाँ पे जो माइनस चार्ज आ रहा है इसके थ्रू रेजोनेंस हो रहा है। सर दोनों तरफ से रेजोनेंस हो रहा है, खतरनाक तरीके से रेजोनेंस हो रहा है, दोनों तरफ से रेजोनेंस हो रहा है। और यहाँ भाई साहब में कहाँ रेजोनेंस हो रहा है सर, यहाँ पे तो इसकी वजह से ये तो डिस्टेबल, फिनाइल कार्बोकैटायन लिस्ट स्टेबल होता है, यहाँ पे तो रेजोनेंस होना नहीं है, रेजोनेंस को प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है, रेजोनेंस की वजह से ये क्या होता है, रेजोनेंस तो होता ही नहीं, sp2 है, वैकेंट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, रेजोनेंस कहां से करेगा। ये भाई साहब बहुत खुश हो गए हैं, क्यों, क्योंकि माइनस चार्ज के साथ इनका रेजोनेंस हो रहा है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे खास तौर से क्या दिखाई दिया सर, कि सबसे ज्यादा रेजोनेंस किसमें हो रहा है, दिस वन,
ये अपने आप को जल्दी से रिजोनेट कराएगा। क्यों? क्योंकि आसानी से टेंस आउट कर देंगे। बॉन्ड आपने ब्रेक कर रखा है पहले से, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं? इधर, और यहाँ पे लोन पेयर है। तो स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है, ये अपने आप से क्या करेंगे? रिजोनेट करना शुरू करेंगे अपने आप से। क्यों? क्योंकि ये जैसे रिजोनेंस करेंगे आसानी से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल, यानी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होगा और रिजोनेंस हो जाएगा जल्दी से। जब कोई कंपाउंड रिजोनेंस करने वाले होते हैं ना, तो आसानी से कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके बाद वो स्टेबलाइज, अपने आप को क्या कर रहे होते हैं? स्टेबलाइज। और ये करने में उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ दो तरीके से रिजोनेंस हो रहा है, यहाँ सर एक तरीके से, यहाँ तो रिजोनेंस ही नहीं हो रहा है, यानी कि तो जबरदस्ती वाला काम कर रहे हो आप। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ बनेगा फेनाइल कार्बोकैटायन, ये तो रिजोनेंस करेगा नहीं। तो रिजोनेंस करेगा नहीं, तो इसको ब्रेक करने में, ये कंपाउंड बनने में भी बहुत टाइम लगेगा, इसको बनाने में भी हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। फिर उसके बाद इसको, फिर उसके बाद इसको, क्योंकि ये तो रेजोनेंस ही नहीं कर रहा है। ये आपने ऐसे किया, यहाँ पे कार्बोकैटायन, फेनाइल कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसके बाद इन दोनों में क्या ऐसा खास बात है? सर यहाँ एक बार रेजोनेंस हो रहा है, तो ये एक बार रेजोनेंस होगा तो एक बार डीलोकलाइज होगा पूरे रिंग में। ये इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से स्टेबलाइज हो रहा है, दोनों तरफ से रेजोनेंस हो रहा है और जल्दी से रेजोनेंस होगा, क्योंकि लोन पेयर बहुत आसानी से क्या करेगा? ट्रांजिट कर जाएगा बेंजीन रिंग में, और यहाँ से ये माइनस चार्ज भी बेंजीन रिंग में ट्रांजिट हो जाएगा। तो दो रेजोनेंस हो रहे हैं, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा ड्यू टू द रेजोनेंस। ये इसके बाद होगा, ये इसके बाद। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसको लगानी पड़ेगी? सर ये कंपाउंड लीस्ट स्टेबल होगा, और लीस्ट स्टेबल है तो इसको यानी बनाने में भी हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट इज गोज ऑन E1। उसके बाद भाई साहब कौन से आएंगे? E2। और उसके बाद कौन लोग आएंगे? E3। अब देखो E3 क्यों लास्ट में आया? रेजोनेंस से क्या होता है? रेजोनेंस करने पे मॉलिक्यूल स्टेबल जरूर होता है, और जब रेजोनेंस होता है ना, तो बहुत कम एनर्जी लगती है उसको रिजोनेट होने में। इसको एनर्जी ज्यादा नहीं लगेगी रेजोनेंस होने में, और रेजोनेंस से अपने आप को स्टेबलाइज करता जाएगा। स्टेबलाइज करने के लिए अपने आप को रेजोनेंस करता है, और रेजोनेंस करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती नहीं है, इसीलिए E3 सबसे लास्ट में गया। ये रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है यहाँ तो पार्शियल या हमेशा डबल बॉन्ड कैरेक्टर में ही बनना रहेगा। और आपने क्या किया? जबरदस्ती किया है सर। क्या किया आपने बॉन्ड को ऐसे घुमाया है, ऐसे नहीं घुमाया दिस वन। अगर आप इधर घुमाते तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे माइनस चार्ज आने वाला, तो ये स्टेबलाइज कर जाता। क्यों? क्योंकि रिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो जाते तो स्टेबल हो जाता। लेकिन आपने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को उधर ट्रांजिट किया है, तो यहाँ पे फेनाइल कार्बोकैटायन बना। फेनाइल कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होता है। sp2 अपेयर्स वैकेंट ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन में रेजोनेंस कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो रेजोनेंस कैसे करेगा? तो रेजोनेंस करेगा नहीं, यानी कि इसको बनाने में हमें बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये तो ऑलरेडी भाई साहब चले जाएंगे रेजोनेंस करने, आपने ब्रेक कर रखा है। ये इधर से भी रेजोनेंस करेगा, ये भी इधर से रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से E1 जो है सबसे ज्यादा RB लगेगी, फिर आपके पास E2 आएगा, फिर उसके बाद E3 आएगा। तो आपका ऑर्डर जो आने वाला है E1 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E3 आने वाला है। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझ में आई, अगले एग्जांपल से आप जरूर समझ जाइए इस चीज को फिर से, ठीक है। अगले एग्जांपल से मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दे रहा हूं आपको, हर एक टाइप आप देख ही पा रहे हो यहाँ पे, ओके। तो लेट्स सी अनदर टाइप। मैंने नॉर्मल स्टेबिलिटी सिस और ट्रांस के साथ मैंने बताया, फिर आपको इस तरह के कंपाउंड की बताया, और एक हम बता देते हैं एरोमेटिक वाले टाइप के। अगर मान लो कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या ऐसा कुछ होने वाला है, तो विच RB इज ग्रेटर, राइट। चलो देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया यहाँ पे, ये दिस वन क्वासी एरोमेटिक। ये नाम क्या आपने ले लिया सर? क्वासी एरोमेटिक। अच्छा, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा, उस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्वासी एरोमेटिक क्या होता है, राइट। दिस वन एक्चुअली डार्क नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ है, राइट, ओके। ये आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर मान लो मैंने इसको चार्ज को ब्रेक किया किसी वजह से, क्वासी एरोमेटिक है, O के ऊपर माइनस, यहाँ पे प्लस, राइट, एनुअली ब्रेक इज देयर अगेन। यहाँ पे क्या किया मैंने? O के ऊपर माइनस, N के ऊपर प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन गोज राइट नाउ पोलराइज टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तरफ ही इलेक्ट्रॉन हमेशा पोलराइज होंगे, ऑक्सीजन की पावर ज्यादा है, आप उल्टा नहीं कर सकते, ठीक है। आपने ब्रेक किया, ये कंपाउंड बना। ये कंपाउंड कैसा है सर? एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? स्टेबल। ये जल्दी से बनना चाहेगा कि नहीं बनना चाहेगा? क्यों? क्योंकि स्टेबल हो रहा है। ये कंपाउंड जल्दी से, ये इसको ब्रेक करने में पता है कम एनर्जी लगेगी। क्यों? क्योंकि सर ये जब ब्रेक होगा ना, तो इससे ये एरोमेटिक, ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। तो जो जल्दी से ज्यादा स्टेबल बनने वाले होते हैं ना, वो जल्दी से बन ही जाते हैं, उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। ये तुरंत अपने बॉन्ड को ब्रेक करेंगे थोड़ी एनर्जी लेकर के, और तुरंत ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएंगे। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है दूसरे वाले स्ट्रक्चर में? सर यहां पे एंटी एरोमेटिक हो रहा है, ये एंटी एरोमेटिक, यानी कि ये वाला एलिमेंट जो पहले था इसका पैरेंटल, और ये जो अपना बाद वाला सप्लीमेंट्री बना, पैरेंटल वाला ज्यादा स्टेबल है दिस वन, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है भाई। एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल एलिमेंट में आता है, यानी कि इस बॉन्ड को ब्रेक करके ये बनाने में हमको बहुत एनर्जी लगेगी, यानी कि वो एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, तो हमेशा वही बना रहेगा। ऐसा एक JEE में क्वेश्चन भी पूछा गया था, व्हिच वन इज मोस्ट स्टेबल, क्वासी एरोमेटिक से क्वेश्चन आया था, बहुत पहले की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंपाउंड बनना चाहेगा क्या? नहीं बनना चाहेगा ना। ये बनेगा कैसे? इसको बनाने के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ेगी। अगर मान लो इसमें एनर्जी E1 लगी और इसमें एनर्जी E2 लगी, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? E2 इज ग्रेटर देन E1 ऑलवेज, ठीक है, हमेशा।
क्योंकि जो आप कंपाउंड यहाँ पे ब्रेक करके बना रहे हो वो एंटी एरोमेटिक है। ऑर्डर मैंने बताया, पहले एरोमेटिक होता है, फिर नॉन एरोमेटिक होता है, स्टेबिलिटी में फिर आता है एंटी एरोमेटिक होता है, लीस्ट स्टेबल एंटी एरोमेटिक होता है, राइट। तो आप ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे एंटी एरोमेटिक कर रहे हो, जो कि पेरेंट एटम ज्यादा स्टेबल है, दिस वन, राइट। तो आपको ये बनाने के लिए तो बहुत एनर्जी लगेगी, क्योंकि ये बनना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि लीस्ट स्टेबल है। ये क्यों बनना चाहेगा? कोई भी कंपाउंड अपने अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं रखना चाहेगा, वो अपने आप को स्टेबलाइज करने की सोचेगा। जैसे कि ये, इसको ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से घूमेगा तुरंत ये एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें बहुत कम एनर्जी लगेगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने में, क्योंकि ब्रेक करने के बाद ये अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा और ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ये बेहद आसान से टॉपिक है, आप समझो ध्यान से, चीजों को थोड़ा सा एनालाइज किया करो। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ये एरोमेटिक है, तो जब ये बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जब एरोमेटिक बन रहा है तो इसको एनर्जी की कहां लगी जरूरत? केवल इसी बॉन्ड को लगी। अब ये बॉन्ड टूट करके अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है, तो स्टेबलाइज अपने आप को खुद को करना चाहेगा ना, बॉन्ड को ब्रेक करके खुद को स्टेबलाइज करना चाहेगा। ये क्यों? क्योंकि स्टेबल कंपाउंड काफी देर तक एनवायरमेंट में रुके रहते हैं, लेकिन ये कभी बनना चाहेगा, ये तो अनस्टेबल है, लीस्ट स्टेबल है, ये हमेशा इसी फॉर्म में बना रहना चाहेगा। तो अगर आप इसको बना रहे हो ना, तो इसको बनाने के लिए अथाह एनर्जी यानी ह्यूज एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी E2 इज ग्रेटर देन E1। ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। लास्ट और एक मैं एग्जांपल बता दे रहा हूं, आपको अभी भी समझ में आ जाना चाहिए। एक्चुअली पूरा खेल स्टेबिलिटी का है। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपने एरोमेटिक नहीं पढ़ा या तो रेजोनेंस नहीं पढ़ा, ये इस तरह के कॉन्सेप्ट आपने बिल्कुल नहीं पढ़े। तो वही चीज मैं सिखा रहा हूं, और वही स्टेबिलिटी से ये क्वेश्चन आरबी का आता है, ठीक है। और कहीं से अलग से नहीं पुट होता है, कहीं अलग से नहीं उठाते, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस स्टेबिलिटी को एक अलग तरीके से पूछने का तरीका है, बस, बाकी कुछ नहीं है। स्टेबिलिटी को कई तरीके से पूछा जाता है। कई बार नंबर आप पाई बॉन्ड पूछ लेंगे, कहां पे कैसे ब्रेक होगा, कौन सा लीस्ट कंपाउंड होगा, कौन सा अनस्टेबल कंपाउंड होगा, मान लीजिए, ठीक है। एंड यू विल इज दिस, दैट इज दिस वन, ये कंपाउंड है, यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ऐसा कुछ है, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ डबल बॉन्ड, राइट। अब देखते रहिए, यहाँ पे मान लीजिए ये कंपाउंड है एंड मैंने दूसरा कंपाउंड डिजाइन किया, दिस वन, सेम ऐसा ही है, दिस वन, दिस वन, ठीक है। मान लो ये कंपाउंड को मैंने इस तरह से ब्रेक किया, इस कंपाउंड को इस तरह से ब्रेक किया, ओके। आप समझदार हो, अब तो पता चल गया होगा क्या किया मैंने, ओके। ब्रेक करके बाद जरा बनाओ इसका स्ट्रक्चर, ओके। आई ड्रा दिस वन। अगर मैंने इसको ब्रेक किया, इस बॉन्ड को, ये ऐसे बनेगा एंड दिस इज गोज ऑन माइनस, दिस इज गोज ऑन प्लस, फाइन। दिस वन अगर इसको मैंने किया इसे, तो ये बॉन्ड ऐसे कुछ हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर ट्रांजिट हुए हैं, दैट इज दिस वन एंड दिस वन, ओके। बहुत आसान है, अब तो आपको कंपेयर करना आ जाना चाहिए। यहां कंपेयर किसका करना है सर? स्टेबिलिटी का करना है यार, स्टेबिलिटी का करना है। बेसिक से इंफॉर्मेशन है, बहुत आसान है, बेसिक सा। आप ये कंपाउंड बनाए, आप ये चेक करो एरोमेटिक है क्या, है कि नहीं है। दिस वन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 + 2 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है? एरोमेटिक है। आप देख लो, ओवरऑल मॉलिक्यूल ही एरोमेटिक है। दिस वन 2 + 2 4, ये एंटी एरोमेटिक आ गया, ये भी एंटी एरोमेटिक आ गया, ठीक है। 2 + 2 4 आ गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंटी एरोमेटिक, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक। सर ओवरऑल कंपाउंड ही एंटी एरोमेटिक, ये कभी बनना ही नहीं चाहेगा, ये कभी नहीं बनना चाहेगा, ये तो हमेशा बनना चाहेगा। ये तो एरोमेटिक हो गया ना, अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया। अगर इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, तो E2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन E1। वही सेम कॉन्सेप्ट मैंने इस्तेमाल किया। आपको पता चल गया होगा कि जो लीस्ट स्टेबल कंपाउंड होते हैं, जिसमें एनर्जी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, उनको वो कभी बनना नहीं चाहते। आप जबरदस्ती उनको बना रहे हो, और जबरदस्ती आप उनको जब बनाओगे ना, तो उसको बनाने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ये फैक्ट है, और यही आरबी है, ठीक है। तो किया क्या मैंने, ये कंपाउंड को आपने डिजाइन किया, माइनस चार्ज को आपने रिवर्ट किया, अपनी मर्जी से आपने इलेक्ट्रॉन को ब्रेक किया। दो तरीके हैं, आप तो इलेक्ट्रॉन इधर ब्रेक कर दो या तो इलेक्ट्रॉन को उधर ब्रेक कर सकते हो, तीसरा कोई तरीका नहीं है। आपने ब्रेक किया और इसके कॉम्प्लीमेंट जो भी सप्लीमेंट्री एलिमेंट बन रहे थे आपने बनाया, फिर उसकी आपने स्टेबिलिटी चेक की। मैंने बता रखा है स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, बेहद आसान है। तो जैसे आपने स्टेबिलिटी चेक किया, देखा कि दोनों रिंग में एरोमेटिसिटी यानी ओवरऑल कंपाउंड ही एरोमेटिक हो गया, डोमिनेट कर गया एरोमेटिक। यहाँ पे ओवरऑल अलग अलग इंडिविजुअली निकाले तब भी एंटी एरोमेटिक पाया, तो ओवरऑल एंटी एरोमेटिक क्या करेगा? डोमिनेट। और ये कभी बनना नहीं चाहेगा, बिकॉज इट लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल होगा तो आप इसको बनाना चाहोगे, और जब बनाओगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, जैसे कि मैंने बताया। तो इसीलिए E2 की आरबी E1 से हमेशा ज्यादा होगी, ठीक है। जो कंपाउंड अपने आप को स्टेबल करके और स्टेबलाइज फॉर्म में चले जाना चाहते हैं ना, वो हमेशा उसको बनाने में कम एनर्जी लगती है, हमेशा उनकी आरबी कम होती है। लेकिन जो कंपाउंड आप स्टेबल है पहले से मान लो, और उसको बनाया और फिर उससे भी लीस्ट स्टेबल बन गया, अनस्टेबल कंपाउंड आपने जनरेट कर दिया, बेहद लीस्ट स्टेबल है, कुछ स्टेबिलिटी का पता नहीं है, एंटी एरोमेटिक आपने बना दिया। पहले तो खुश भी थे ये लोग, ठीक है, जैसे थे, लेकिन अभी तो उनको आपने डिस्टर्ब कर दिया पूरी तरीके से। तो ये डिस्टर्ब करने में आपने बहुत एनर्जी लगाई है, इस तरह के कंपाउंड को जनरेट करने में आपने अता एनर्जी लगाई, ह्यूज एनर्जी आपने लगा दी कि ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो जाए, जो कि होना नहीं चाह रहा था।
तो इसको यानी रोटेट कराने में बहुत एनर्जी लगेगी सर। अगर आपने इसको रोटेट भी कराया पाई बॉन्ड को ब्रेक करने में तो बहुत ज्यादा एनर्जी, लेकिन इसमें ऐसा एनर्जी ज्यादा नहीं लगने वाली है। तो ये थोड़ा आरबीई का कॉन्सेप्ट, ये जनरल ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कभी बार पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि क्या है ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू नीट में जब भी बनाया जाता है तो वो कॉन्सेप्ट वाइज होते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी पे बेस आउट होते हैं, राइट। जैसे ये क्वेश्चन पूरी तरह से रेजोनेंस में आया था, रेजोनेंस भी आपको पूछ लिया गया इसी में, सिस ट्रांस भी पूछ लिया गया है ना, एंड एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का भी कॉन्सेप्ट आ गया, और फिर तीसरा कॉन्सेप्ट अलग से जनरेट कर दिया आरबीई नाम का। तो आपसे एक ही चीज से 3-4 चीजें डेटा को एक साथ अपने इंटरप्रेट करवा लिया उन्होंने, तो उनको ज्यादा चीजें वहां से पूछने की जरूरत नहीं थी। तो एक ही कॉन्सेप्ट से उन्हें सारी चीजें आपसे जान ली कि आपको क्या क्या पता है। अब पूरा कॉन्सेप्ट पूरा स्टेबिलिटी पे चलता है, तो स्टेबिलिटी आपको जब तक नहीं आएगी, स्टेबिलिटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कहीं भी कोई भी केमिकल रिएक्शन कराओगे आप, कहीं भी कोई स्ट्रक्चर की रेजोनेंस खींचोगे, स्ट्रक्चर की प्रोडक्ट लिखोगे, है ना, बहुत सारी चीजों में आपकी स्टेबिलिटी का यूज होने वाला है। तो अगर आपको स्टेबिलिटी नहीं समझ में आएगी तो आप इस तरह के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टेबिलिटी समझना होगा। आप स्टेबिलिटी एक बार जान के तो ये सब क्वेश्चन बस केवल देख करके आप बता दोगे कि किसका E1 ज्यादा है, किसका E2 ज्यादा है, कौन सा एरोमेटिक होता है, कौन से मल्टी साइक्लिक होता है, कौन सा पेरिफेरल काउंट करना होता है, ये बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर जाओगे। अभी एडवांस लेवल के एंटी एरोमेटिक वाले प्रॉब्लम मैंने कराए नहीं, जहां पे कई बार हमारे रूल्स फेल हो जाते हैं, तो भी मैं कराने वाला हूं एग्जैक्टली, तो वो भी कराने वाला हूं। नेक्स्ट सेशन में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्टार्ट करने वाले अलग से सेशन से। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में बहुत सारे टॉपिक्स छोटे छोटे करके पूछे जाते हैं। वो सेशन खत्म होने के बाद हम बहुत सारे मल्टी एमसीक्यूज करेंगे, क्वेश्चन जितने अपने टॉपिक पढ़ चुके हैं उसी की बेसिस पे हम एडवांस लेवल के प्रॉब्लम करेंगे, राइट। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पे खत्म होता है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।